नमस्कार बच्चों, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक के पाठ 4 जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे। छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं। स्तंभ का मतलब पिलर्स, जिन पर कि पूरा छायावादी युग मजबूती से टिका हुआ है। वे 4 कवि हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। बच्चों, प्रेमचंद ने अपने संपादन में हंस पत्रिका का संपादन किया, जिसमें एक विशेषांक रखा गया आत्मकथा, कि कोई भी साहित्यकार, कोई भी व्यक्ति उस विशेषांक में अपनी आत्मकथा लिख सकता था। एक बार जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें, लेकिन प्रसाद जी उनकी बात से सहमत नहीं थे। उनकी असहमति से उत्पन्न कविता है आत्मकथ्य। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम आत्मकथा क्यों नहीं रखा गया, आत्मकथ्य ही क्यों रखा गया? बच्चों, आत्मकथा में जीवन के प्रारंभिक पहलू से लेकर लिखने तक के समय के सभी बिंदुओं को वर्णित करना होता है, सभी पहलुओं को लिखना होता है, जबकि आत्मकथ्य का मतलब होता है अपने विषय में कहने योग्य बात, कि हम जीवन की किस बात को कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं, इसलिए उसका नाम रखा जाता है आत्मकथ्य। और जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी इस कविता में अपने पूरे जीवन वृत्तांत का वर्णन न करके संक्षेप में अपने जीवन के विषय में लिखा है, इसलिए इस कविता का नाम आत्मकथ्य पड़ा। इसमें कवि ने अपने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष का मार्मिक वर्णन किया है। कवि इस संसार को नश्वर मानता है। उनकी दृष्टि में हर चीज नश्वर है, क्षण भंगुर है, चाहे मनुष्य हो और चाहे प्रकृति। उसी पक्ष को इसमें उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। इसमें जयशंकर प्रसाद कहते हैं, मधुप कहते हैं भौरे को, कि उनका मन रूपी भौरा गुनगुनाता हुआ जीवन की कौन सी कहानी कहता रहता है। अब आप देखेंगे कि जैसे भौरा है, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों के ऊपर मंडराता है, उनकी सुगंध को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, उसी प्रकार से मनुष्य का मन भी जीवन के हर पहलू को अपने अंदर आत्मसात किए रहता है, और वह कभी कभी उन पहलुओं को सबके सामने या अपने मन में, अपने जीवन के बाहर उजागर करने लगता है। आप देखते होंगे कि हम जीवन में कितनी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, कितने सुखद पल हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन उन सब की स्मृतियां हमारे हृदय में बनी रहती हैं, और कभी कभी वो कोई भी पहलू हमारे जीवन के सामने उजागर हो जाता है। तो इसलिए वे कहते हैं कि मन रूपी भौरा गुनगुनाता हुआ जीवन की कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जिस प्रकार से वृक्ष पर लगी हुई असंख्य पत्तियां एक ना एक दिन मुरझाकर नीचे गिर जाती हैं, खिला हुआ पुष्प उसकी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं, उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी अनेक पत्तियां या अनेक पल अच्छे थे। उनके जीवन को हरा भरा करने वाली, उनके जीवन को सुखों से भरने वाली जो खुशियां हैं, वो कई बार उनके जीवन से चली गई या उनके जीवन से समाप्त होती चली गई। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कि इस गंभीर और अनंत साहित्य रूपी आकाश में असंख्य महापुरुषों ने अपने जीवन का वृत्तांत लिखा है या अपना जीवन व्रत लिखा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग माने उपहास, लेकिन उन महापुरुषों के जीवन व्रत को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अपना जीवन व्रत लिखकर उन्होंने अपना उपहास ही उड़वाया है। क्यों? क्योंकि आत्मकथा में जीवन के सुखद और दुखद
अच्छे और बुरे सभी पहलुओं का जब वर्णन करना होता है तो जो सुनने वाला होता है, जो पढ़ने वाला होता है, तो वह उसके कुछ पल ऐसे होते हैं कि जिनकी हंसी बनाता है, जिनका उपहास उड़ाता है। तो इसलिए जितने भी लोगों ने अपने जीवन व्रत को लिखा है तो मानो उसे लिखकर उन्होंने अपनी हंसी बनवाई है, अपना उपहास उड़वाया है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तो कवि अपने उन मित्रों से कहता है कि जो उनसे बार बार आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं कि यह सब देखने के बावजूद भी तुम मुझसे बार बार आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, बुराइयों को, या जो अपना निराशा से भरा हुआ जीवन है, मैं आत्मकथा के अंदर वर्णित करूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। लेकिन जब तुम मेरी जीवन रूपी गागर को, रीति माने खाली, देखोगे कि मेरी जीवन रूपी गागर में कोई भी भाव नहीं है, कोई भी अच्छी बात उसके अंदर नहीं है, तो केवल मात्र उन निराशाओं को, उन बुराइयों, कमजोरियों को देखकर तुम कौन सा सुख प्राप्त करोगे, अर्थात तुम्हें कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब कवि अपने मित्रों से निवेदन करते हुए कहता है कि यदि मैं आत्मकथा लिखता हूँ, उसमें हर पहलू का मैं वर्णन करता हूँ, तो जब तुम मेरी आत्मकथा को देखोगे या उसको सुनोगे तो कहीं तुम ऐसा अनुभव ना करो, ऐसा तुम्हें अनुभूति ना हो कि मेरे जीवन के रस को लेकर या मेरे जीवन की खुशियों को, आनंद को लेकर तुमने अपनी जीवन रूपी गागर में भर लिया है, ऐसी अनुभूति कहीं तुम्हें ना होने लगे। यह विडंबना अरी सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब कवि कहता है कि वे इतने अधिक सरल स्वभाव के रहे कि वे दूसरे के स्वभाव को समझ ही नहीं पाए। यह उनके जीवन की विडंबना है, दुख है उनके जीवन का कि वे सरल स्वभाव के कारण अपने मित्रों की चाल को, उनकी प्रवृत्ति को, उनके स्वभाव को अच्छी प्रकार से समझने में असमर्थ रहे। भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो अब वे यदि आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें अपनी भूलों का वर्णन करें कि उन्होंने अपने जीवन में जो भूल की है, कि दूसरों के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, दूसरों के कहने के अनुसार उन्होंने अपना जीवन व्रत लिखा, या प्रवंचना, या जिन लोगों ने उन्हें जीवन में धोखा दिया है, उनके साथ विश्वासघात किया है, ऐसे लोगों का वे उसमें वर्णन करके अपने सरल स्वभाव का वे हंसी नहीं बनवाना चाहते, उसकी मजाक नहीं बनाना चाहते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। इस निराशा से भरे हुए जीवन में, उनके जीवन में कुछ क्षणिक सुख देने वाले पल भी आए थे। तो वे कहते हैं कि मधुर चांदनी रात में उन्होंने जो सुखद पल व्यतीत किए हैं, किसके साथ? अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, जो उन्होंने सुखद पल व्यतीत किए हैं कि जिनमें वह अपनी प्रेयसी के साथ खिलखिलाते हुए, हंसते हुए बातचीत कर रहे थे, तो उन मधुर पलों की उज्जवल गाथा का वे उसमें वर्णन कैसे करें? क्यों? क्योंकि ये उनके व्यक्तिगत पल हैं, उनके निजी पल हैं। वह उनका वर्णन दूसरों के सामने नहीं करना चाहते हैं, दूसरों के सामने वे अपने व्यक्तिगत पलों को उजागर नहीं करना चाहते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जिस सुख का उन्होंने स्वप्न देखा था, जो वे स्वप्न में सुख देख रहे थे, वह स्वप्न नींद टूटते के साथ ही समाप्त हो गया। अर्थात उनके जीवन में जो क्षणिक सुख के पल आए थे, वे उसका पूरी तरह से भोग भी नहीं कर पाए थे, पूरी तरह से उस सुख का आनंद भी नहीं ले पाए थे कि वह सुख मुस्कुराते हुए उनके जीवन से चला गया और वह उसे अपने आलिंगन में भरने के लिए केवल अपनी बाहों को फैलाकर ही रह गए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब इन पंक्तियों में कवि
अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेयसी के गाल इतने अधिक लाल थे कि वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे, इतने अधिक सुंदर लगते थे कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो प्रेममयी उषा, यानी जो भोर की उषा होती है, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जो उषा की लालिमा होती है, तो वह प्रेममयी उषा भी मानो अपने सुहाग की लालिमा उसके लाल गालों से ही लेती थी। यानी अपनी मांग में जो सिंदूर उषा भर रही थी, मानो वह उनकी प्रेयसी के गालों की लालिमा को लेकर ही भर रही थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। अब उनकी प्रेयसी उनके जीवन से चली गई है, केवल मात्र उसकी स्मृतियां, उसकी यादें ही उनके जीवन में शेष हुई। अब जीवन के मार्ग पर चलते चलते कवि इतना अधिक थक गया है कि उस थके हुए पथिक को केवल प्रेयसी की यादें ही सहारा देती हैं, वही उसका संबल बनी हुई हैं, उसकी स्मृतियों के सहारे ही वह अपना जीवन आगे का व्यतीत कर रहा है। सीवन को देड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, तो हे मेरे मित्रों, मेरी जीवन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर तुम क्या देखोगे। अब आप ये सोचोगे कि गुदड़ी क्या होती है। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ठीक से वह अपने कपड़ों को बना सके, रजाई गद्दे आदि बना सके, तो कभी कभी वह पुराने कपड़ों को भरकर एक अपने लिए कोई भी चीज बना लेता है। तो इसमें कवि कहता है कि तुम मेरी जीवन रूपी गुदड़ी की सिलाई को खोलकर क्या देखोगे। यदि तुम उसे खोलकर देखते हो तो उसके अंदर पीड़ाओं और दुख के अलावा तुम्हें कुछ और भी दिखाई नहीं देगा। मेरी जो गुदड़ी है जीवन की, वह व्यथा से भरी हुई है, उसके अंदर पीड़ा भरी हुई है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अब कभी अपने जीवन को साधारण जीवन कहता है, सामान्य जीवन मानता है कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, एक साधारण सा जीवन है, लेकिन मेरे जीवन की जो गाथाएं हैं, जो घटनाएं कथाएं हैं, वो बहुत अधिक विशाल हैं, बहुत अधिक बड़ी बड़ी हैं। तो मैं अपने उस छोटे से जीवन की बड़ी कथाओं का वर्णन कैसे करूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। वह चाहते हैं कि वह अपनी आत्मकथा लिखने की अपेक्षा शांत रहें, अपनी आत्मकथा को कहने की अपेक्षा वह दूसरों की गाथाओं को सुने, उसको पढ़ें, उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं की है कि जिसे सुनकर लोग वाह वाह करें, जिसमें वे लोग आनंद ले सकें। तो ऐसी कोई भी उपलब्धि, कोई भी ऐसी विशेषता उनके जीवन में नहीं है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम्हें कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, कोई भी तुम्हें उसमें विशेषता नजर नहीं आएगी जिसे रोचक मानकर आप उसकी प्रशंसा कर सकें या उससे कुछ प्राप्त कर सकें। ऐसा मेरी आत्मकथा में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। दूसरे कवि ये कहते हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो व्यथा है, वो इस समय शांत है। अगर वे आत्मकथा लिखने के लिए बैठते हैं तो वह व्यथा फिर से उजागर हो जाएगी, फिर से उनकी स्मृति में आ जाएगी, जिससे उनका मन फिर से और अधिक व्यथित होने लगेगा, दुखी होने लगेगा। इसलिए वह अपनी उस व्यथा को जागृत नहीं करना चाहते हैं, इस समय आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। इसलिए बार बार वे अपने मित्रों से यही निवेदन कर रहे हैं कि वे उन्हें बार बार आत्मकथा लिखने के लिए प्रोत्साहित ना करें या उसके लिए विवश ना करें। बच्चों, इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें लाक्षणिक अर्थ है, वास्तविक पंक्ति का अर्थ कुछ और है, लेकिन कवि अपने मन के बातों को एक लक्षणा के रूप में, एक लाक्षणिक रूप में
प्रस्तुत कर रहा है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको दोबारा समझने की आपको आवश्यकता है कि ताकि इसके आधार पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न या 2-2 नंबर के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं, आप उनका समाधान कर सकें, उनके आंसर आप निकल सकें। इसलिए इस कविता को बहुत ध्यान से आपको समझने की और पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रों को भी उसका लाभ मिल सके। बच्चों, अब मैंने एक आपका ऑनलाइन या होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। कुछ बच्चे मेरे साथ उसके साथ जुड़ भी रहे हैं। यदि आपके मित्रों को या आप में से किसी को भी इस तरह की कोई समस्या है तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप मेरी अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को रख सकते हैं। धन्यवाद।